नीम का थाना जिला बड़ी मुश्किल से बना था। ओम प्रकाश साईं जैसे धुरंधरों ने अपनी जान खपा दी और कई सैकड़ों सालों से दशकों से मांग चल रही थी। बावजूद इसके अब जिले को निरस्त कर दिया गया। खैर, जिला निरस्त हुआ, लेकिन उसमें भी कहीं ना कहीं जो मामला था वो गंभीर होते गए। जो विपक्ष है वो लगातार आरोप लगा रहा था बीजेपी पे। उनसे चर्चा कर लेता हूँ, क्योंकि डीटी भी लगी है हाईकोर्ट में नीम का थाना जिला बहाल करने को लेकर, और लगातार अनशन भी जारी है। सबसे पहले मोदी जी, सबसे पहले नीम का थाना जिला बना और वापस चला गया, क्या कहेंगे आप उसको? मैं ये मानता हूं कि नीम का थाना के साथ इससे बड़ा अन्याय और अत्याचार नहीं हो सकता। बरसों की जो मांग थी उनकी, वो पूरी हुई थी। गहलोत साहब ने, कांग्रेस की सरकार ने नीम का थाना को जिला बनाया था और बड़े सही मापदंडों पे नीम का थाना जिला बना था। और नई कमेटी उन्होंने बनाई पंवार साहब की, और उस कमेटी ने कुछ मापदंड तय किए कि हम इन मापदंडों पे जांच करके और सरकार को रिपोर्ट करेंगे। आप देखिए कि वो जो 10 मापदंड उन्होंने बनाए, 10 मापदंडों पे अगर नीम का थाना का आप विवेचन करें तो नीम का थाना 10 मापदंड पे बिल्कुल सही उतरता है और खरा उतरता है। इसके बावजूद उसको कैंसिल कर दिया गया, निरस्त कर दिया गया। और एक मजे की बात मैं आपको और बताना चाहता हूँ कि पंवार साहब अपनी कमेटी के साथ सब जगह, जो 12 जगह थी जहाँ जिनका उनको दिया गया था काम जिलों के बारे में अपनी रिपोर्ट देने का, तो उन जगहों में सिर्फ नीम का थाना एक ऐसी जगह थी जहाँ पे उन्होंने विजिट नहीं की, जहाँ पे वो व्यक्ति से नहीं गए। बाकी कई जगह तो उन्होंने रात्रि विश्राम भी किया और सब जगह गए हैं, एक सिर्फ नीम का थाना में नहीं गए, जिससे लगता है कि वो पूर्वाग्रह से ग्रस्त थे। उनको इस तरह के इंस्ट्रक्शन थे कि नीम का थाना जिले को निरस्त करना। लेकिन सबसे खास बात यहाँ पे ये भी है कि प्रेम सिंह बाजोर जो हैं, हाल फिलहाल सैनिक कल्याण बोर्ड के अध्यक्ष है, वो भी नीम का थाना विधानसभा क्षेत्र से आते हैं और पूर्व में चुनाव भी लड़ चुके हैं, एमएलए रह भी चुके हैं। बावजूद उनकी तरफ से आरोप ये है कि सुरेश मोदी जो प्रधान विधायक है, उन्होंने प्रेजेंटेशन अच्छी नहीं दी। देखिए, ऐसा है कि उनके पास कहने को कुछ बचा ही नहीं है। उनके पास इस सवाल का कोई जवाब ही नहीं है कि नीम का थाना जिला क्यों निरस्त हुआ। कभी वो कहते हैं कि सत्ता में हम हैं, जो कुछ करेंगे हम करेंगे। कभी कहते हैं मेरी चलती नहीं है। कभी कहते हैं कि जिले बने हुए जिले को ब्रह्मा जी निरस्त नहीं कर सकता। कभी कहते हैं कि साहब ये तो ढोंग कर रहे हैं, जिला निरस्त करने की बात करके राजनीति कर रहे हैं, जबकि जिला निरस्त होने का सवाल ही नहीं उठता। कई बार ये कहते हैं कि साहब ये कमेटी से नहीं मिले। मैंने तो कमेटी से मिलने के फोटोग्राफ भी प्रेस को दिए हैं। ईमेल जो सारे मंत्रियों को मैंने करी है, जो कमेटी के मेंबर्स थे, वो भी सब पेश करी है। मैंने मंत्रियों से मिला हूँ, जिसके भी सबूत मैंने पेश किए हैं। जो व्यक्ति मेरे साथ गए हैं, KL मीणा साहब, उन्होंने भी प्रेस को संबोधित किया है कि मेरे साथ ये कमेटी के मेंबर से मिले हैं। और कई जगह के फोटोग्राफ्स भी हैं हमारे पास। हर जगह जहाँ हम मिलने जाते हैं तो वहाँ फ़ोटो खींचना संभव नहीं हो पाता, लेकिन जहाँ जहाँ हमने, ख़ास तौर से कमेटी के जो चेयरमैन थे पंवार साहब, उनके पास जो मैं गए थे, उसके फोटोग्राफ्स हमारे पास मौजूद थे। तो इसके बावजूद ये कहना, और उसमें साफ हमारा वो जो प्रेजेंटेशन है वो भी नज़र आ रहा है। पंवार साहब खुद बीच में नज़र आ रहे हैं, KL मीणा साहब और मैं और बाकी के जो लोग गए थे वो नज़र आ रहे हैं। तो ये सब बेबुनियादी बातें हैं। उनके पास कोई इस बात का जवाब नहीं है कि नीम का थाना जिला क्यों निरस्त हुआ, और इसलिए वो अनर्गल बयानबाजी करते हैं। एक सवाल ये भी है कि हाल फिलहाल नीम का थाना में आंदोलन चल रहे हैं, अनिश्चितकालीन आंदोलन चल रहे हैं, धरने प्रदर्शन चल रहे हैं। पूर्व में जब जिला निरस्त हुआ था, उसमें लगातार कहीं ना कहीं टायर जलाकर आगजनी की गई थी, धरने विरोध किए गए थे। अब क्या आगे की रणनीति रहने वाली है? हालांकि कोर्ट में रिट भी लग चुकी है। देखिए, 140 दिन हो गए लगातार धरना और भूख हड़ताल चल रही है। पहले 40 दिन तो जो कलेक्ट्रेट का कार्यालय था उसके सामने चली, और अब हर पंचायत में जाके, हर वार्ड में, नगर परिषद के में जाके और धरना प्रदर्शन हो रहा है। ये कार्यक्रम लगातार चल रहा है और जनता लगातार विरोध कर रही है। जनता विरोध इसलिए कर रही है कि अन्याय, सेना जो है, अन्याय करने वाले से ज़्यादा बड़ा भागीदारी होता है सहने वाला, इसलिए अन्याय कर रही है, अपना विरोध बता रही है। और ये चाह रही है कि भगवान इनको सद्बुद्धि दे, और अभी भी ये इनके पास समय है, ये उस जिले को जिसको निरस्त किया है उसको वापस बहाल करें। कोर्ट में भी हमने रेट लगाई है। कोर्ट में भी वकील लोग ये कहते हैं कि इसी तरह के दूसरे स्टेट्स के, यूपी का एक सबसे बड़ा उदाहरण है जो बिल्कुल इससे सिमिलर है। यूपी में इसी तरह से मुलायम सिंह जी ने जिले बनाए थे और मायावती जी ने उनको निरस्त कर दिया था।
तो ऐसा का ऐसा मामला है जिसके फैक्ट्स बिल्कुल, सर्कमस्टेंसेस बिल्कुल अपने से मिलते जुलते हैं, और उसमें कोर्ट ने बिल्कुल साफ निर्णय देके उन जिलों को वापस बहाल किया है। तो हमें पूरी उम्मीद है कि राजस्थान हाई कोर्ट भी हमारे साथ न्याय करेगा और हमारा जिला पुनः बहाल होगा। लेकिन एक सवाल ये भी है कि अब हाल फिलहाल की रणनीति क्या रहने वाली है, क्योंकि लगातार धरने बदन चल रहे हैं, जैसे कि आपने बताया कि 140 डेज 140 दिन हो चुके हैं भूख हड़ताल को, हर पंचायत में आपने धरने शुरू हो चुके हैं। तो अब क्या लगता है कि अब कहीं ना कहीं सरकार आपकी मांग जो है जिला वापस बहाल करने की, उसके ऊपर गंभीरता से लेगी? देखिए, सरकार को करना चाहिए, जनता की भावना का आदर सरकार को करना चाहिए। जनता द्वारा ही तो सरकार बनती है, और जन भावना का आदर करना, जनता का विकास करना। मैं एक बात ये समझ नहीं पाया हूँ कि इनका जिला निरस्त करने के पीछे कारण क्या है। उस कमेटी ने जो कुछ कहा है और जो बताया गया है कि साहब फाइनेंशियल बर्डन पड़ता है जिले पे, जबकि यूपी के हाई कोर्ट ने उस फैसले में स्पष्ट तौर पे ये लिखा है कि जनता के विकास और भले के लिए खर्चा कोई मायने नहीं रखता। हर व्यक्ति जानता है कि नया जिला बनने से जनता का उस क्षेत्र का विकास होता है, जनता को सरकारी योजनाओं का लाभ तेजी से मिलता है, कानून व्यवस्था की स्थिति अच्छी रहती है, हर तरह से जिला बनना उपयोगी रहता है, भले ही उसके लिए कुछ पैसे खर्च हो। और मैं नीमका थाना के बारे में एक बात और आपको बताना चाहता हूँ कि 60 लाख रुपए पिछली सरकार ने दिए थे नीमका थाना जिले के लिए, वो भी फर्नीचर, कंप्यूटर, टीवी, ये इनके अफसरों के सोफे वोफे, उनके ऑफिसों के उसके साज सजावट के लिए, और उनकी ज़रूरी स्टेशनरी वगैरह उसके लिए दिए थे। बाकी सारी व्यवस्था हमने जन सहयोग से की थी। इतने अच्छे कार्यालय वहाँ पे चालू किए थे। आज उस जैसी कलेक्ट्रेट कई जिलों में, जो वर्षों के पहले के बने हुए ज़िले हैं, उनमें वैसी कलेक्ट्रेट और एसपी का ऑफिस नहीं है जैसा हमने नीमका थाना में बनाकर, और उनका जो थी पुरानी बिल्डिंग उनको रिनोवेट करके हमने दिया। लेकिन इतनी अच्छी जगह पे और इतने अच्छे कार्यालय बना के दिए कि वो सब अधिकारी बहुत खुश थे। मापदंडों की बात करें तो डीग और खैरतल से, जैसे मैं आपको अपना कंपैरिजन देता हूँ, 10 जो मापदंड उन्होंने किए, एक तो ये किया कि साहब मुख्यालय से दूरी उस जगह की, तो खैरतल की अलवर से दूरी और डीग से भरतपुर की दूरी मात्र 34-35 किलोमीटर की है, जबकि नीमका थाना से और सीकर की दूरी 82-85 किलोमीटर की। तो इस मापदंड पे हम उनके दुगने से भी 2.5 गुने ज़्यादा उसमें हुआ है। दूसरा मापदंड उन्होंने जनसंख्या का दिया, तो उनकी जनसंख्या 10 लाख से कम है, मेरी जनसंख्या 2011 की 12,78,000 है। ऑफिशियली बात बड़ी होगी। अब तो 2011 के बाद 14 साल में तो कितनी बड़ी होगी आप सोच सकते हैं। इसके अलावा एक क्षेत्रफल का क्राइटेरिया दिया कि क्षेत्रफल 2500 किलोमीटर से ऊपर होना चाहिए, जबकि हमारा क्षेत्रफल 3000 स्क्वायर किलोमीटर से ऊपर है। तो यानी उस मापदंड पे भी हम खड़े हैं। रेलवे की बात कर लें, उन्होंने एक लिया कि भाई आधारभूत सुविधाएं, जिसमें सब चीज़ें आ गई। तो हमारे यहाँ रेलवे स्टेशन है, कब का रेलवे स्टेशन है, डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर है, जो लाइफ लाइन बनने जा रहा है ट्रांसपोर्ट की, रेल ट्रांसपोर्ट की, वो हमारे यहाँ से गुजरता है। एक उन्होंने ये कही, आधारभूत सुविधाएं की बात करें तो रेवेन्यू इतनी है, मैं जो खर्चे की बात कर रहा था आपसे बीच में, वो दूसरी तरफ चले गए। 60 लाख रुपए पिछली सरकार ने दिए थे, 14 महीने ये सरकार के समय में जिला रहा, इन्होंने 14 रुपए भी जिले के लिए नहीं दिए, और फिर ये कहते हैं कि खर्चे की बात करते हैं कि खर्चा लगता है। कोई एक मंत्री कहता है 1000 करोड़ रुपया लगता है एक जिले को बनाने में, दूसरा मंत्री कहता है कि 5000 करोड़ रुपया लगता है। तो यानी ये सब भाषणवीर हैं, इनको कुछ पता नहीं है कि हम क्या बोल रहे हैं, क्या वस्तु स्थिति है, सब अपनी लय में बोले जाते हैं। अब आगे जो क्राइटेरिया देखिए, मैं बताता हूँ आपको। आधारभूत सुविधाओं का मैंने बता दिया कि भाई हमने ऑलरेडी वहाँ पे कोटपुतली में, आज देखिए आप कहाँ कलेक्ट्रेट चल रही है, नगर परिषद में एक कमरा दे दिया उनको फर्स्ट फ्लोर पे। बाकी जो धौलपुर वगैरह जिले हैं उनके आप कार्यालय देखिए और हमारे यहाँ का कार्यालय देखिए। हमारे यहाँ इतनी रेवेन्यू जनरेट होती है कि लोग ये कहने लग गए थे कि खनिज संपदा के मामले में ये जिला राजस्थान का नंबर 1 जिला हो जाएगा। खेतरी में कॉपर प्रोजेक्ट वगैरह है, तो उसको शामिल करते हुए हमारा जिला बना था, तो नंबर 1 पे वो खनिज संपदा के उसमें जाने वाला था। रेवेन्यू बहुत अच्छी जनरेट होती है, 100 करोड़ रुपए का तो रॉयल्टी का ठेका होता है वहाँ का।
खाली रॉयल्टी का, नीम का थाना का ठेका, अगर पूरे जिले का ठेका मिलाएं तो 500 करोड़ रुपया तो खाली रॉयल्टी आती है मिनरल्स से। तो बहुत, बाकी बहुत सारी फैक्ट्रीज भी हैं, बहुत सारे काम धंधे हैं, बहुत सारी रेवेन्यू वहाँ से जनरेट होती है राज्य सरकार को। लेकिन फिर भी हाँ, अब एक उन्होंने कहा कि साहब डी को जिला रखा, उसके बारे में कहा, एक लाइन ये कही कि यहाँ पे यूपी की सीमा लगती है, इसलिए इसको जिला बनाए रखना उचित है। अरे भाई, आप भूल गए नीम का थाना के साथ तो 75 किलोमीटर हरियाणा की सीमा लगती है, आप उसको क्यों नहीं देख रहे हो? जब आप अंतर्राज्यीय सीमा की बात करते हो तो फिर यहाँ भी नीम का थाना में भी बात करो कि हरियाणा की सीमा लगती है। और अनूपगढ़ एक जिला इन्होंने निरस्त किया है जिसके साथ तो 67 किलोमीटर की पाकिस्तान की सीमा लगती है। तो आप अंतर्राज्यीय नहीं, अंतर्देशीय सीमा जहाँ लगती है, अगर सीमा के बेसिस पे ही आप जिला रखते हो तो अनूपगढ़ तो सबसे पहले रहना चाहिए, पाकिस्तान की सीमा लगती है उसके साथ। तो ये सब कोई मापदंड नहीं है, कुछ नहीं है, ये सीधे सीधे इनकी राजनीतिक द्वेषता है। और राजनीतिक द्वेषता क्या है कि शेखावाटी संभाग में 3 सांसद हैं, 3 सीटें हैं लोकसभा की, और तीनों पे बीजेपी हारी है, और 21 सीटें हैं विधानसभा की, उनमें से 14 पे आ रही है। तो इनका एक ही कॉन्सेप्ट था, एक ही मुद्दा था कि यहाँ पे अपने को कोई ऐसी चोट करनी चाहिए, जनता ने अपने साथ चोट की है तो जनता के साथ ऐसी चोट करो, और इसलिए इन्होंने संभाग को निरस्त किया सीकर के को, और नीम का थाना दिल्ली को निरस्त किया। सहयोगी कैमरा पर्सन मोहित शर्मा के साथ संदीप अग्रवाल, NSC 9 न्यूज, जयपुर।